अरे एक भाई ये भी पालकी बनाना, भैया क्या कहोगे? क्या बार बार पालकी बनाने नहीं देता। तो भाई हमारी सुबह हो चुकी है और एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और जैसे ही मैं टेंट से बाहर निकला, सामने का नज़ारा देखकर दिल एकदम खुश सा हो गया है। सामने बह रही है हमारे नदी। यहाँ पर ना एसी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इतनी ठंडी हवा चल रही है ना कि रात में इतनी बढ़िया नींद आई, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। सच में यार यहाँ बहुत ज़्यादा शांति है। ये रहे हमारे टेंट जहाँ हम रात में रुके हुए थे और यहाँ करी थी हमने बोन फायर। और यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू आता है। तो दोस्तों अभी बन रही है चाय और ये चाय पीने के बाद हम जाने वाले हैं नहाने के लिए और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से केदारनाथ की तरफ। मेरे पीछे हमारा कैंपिंग एरिया जहाँ हम कल रात रुके हुए थे। ये व्यू देखकर मन इतना शांत हो गया है कि दिमाग में शायद कुछ आ ही नहीं रहा। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ थोड़ी देर बैठ ही जाता हूँ। तो भाई अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर नहाने के लिए और मेरे पीछे देख सकते हैं आप गंगा मैया का बहाव। और ये खड़े हैं मेरे नवदीप भाई जो हमारे साथ ही आए हैं नहाने के लिए। और पानी इतना ठंडा है ना कि भाई मेरी तो अंदर जाने की हिम्मत सी नहीं हो रही। तो भाई अब हम सब लोग यहाँ पर आ गए हैं नहाने के लिए और ये खड़े हैं मेरे नवदीप भाई, ये पाठक भाई। ठंडा पानी है, इतना और पानी इतना चिल्ड है ना कि आपके हाथ पैर कप जाएंगे। जमी है, शील्ड हो गए। और ये नवदीप भाई हमारे डुबकी मारने जा रहे हैं। तो चलते हैं पानी के अंदर। तो भाई हम आ गए अब पानी से बाहर नहाकर। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है भीमशिला। भीमशिला एक बहुत ही खास जगह है। माना जाता है कि ये बड़ा सा पत्थर महाभारत के समय से भीम ने यहाँ रखा है। कहते हैं जब गंगा माँ का बहाव तेज था तो लक्ष्मण जी की तपस्या के लिए ये पत्थर लगाया गया था। वैसे तो भाई ऋषिकेश भी एक पवित्र जगह है, लेकिन भीमशिला ऐसी जगह को और भी खास बना देती है। अगर आप भी कभी ऋषिकेश आ रहे हैं ना तो यहाँ पर ज़रूर आना, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा खास है। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हो ना भाई तो आपको यहाँ आने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस ये जगह लक्ष्मण झूला के पास है। लक्ष्मण झूला से थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, लगभग 5-7 मिनट का रास्ता है। आप अगर लक्ष्मण झूला पार करेंगे तो लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो गंगा किनारे एक मंदिर जैसा छोटा स्थान मिलेगा, वहीं है भीमशिला। यहाँ एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर भीमशिला लिखा होता है ताकि आप पहचान सको। भाई यहाँ आने के लिए आप लोगों को किसी भी तरीके की टिकट की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आ सकते हैं। यह जगह इतनी शांत, साफ और आध्यात्मिक है ना कि आपका मन ही लग जाएगा। यहाँ पास ही में एक राफ्टिंग कैंप भी है जहाँ से राफ्टिंग सुबह से ही होनी चालू हो जाती है। आप चाहें तो राफ्टिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। तो चलो भाई बस यही था इस जगह के बारे में। अब चलते हैं, टेंट वगैरह पैक करते हैं और बढ़ते हैं हमारे आगे के सफ़र की ओर। भाई यहाँ से मैं एक नया चैलेंज करने की सोच रहा हूँ, जो कि है यहाँ से केदारनाथ लिफ्ट लेकर जाने का। तो फिर आगे हम देखते हैं अब हमें लिफ्ट मिलेगी या फिर बस लेनी पड़ेगी, लेकिन हम चल रहे हैं साथ साथ। ये आप देख रहे हैं हम रास्ते में चलते चलते थोड़ी थकान हो गई तो हम यहाँ पर नारियल पानी रुक कर पियेंगे। यहाँ बेल का भी जूस मिल रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं हम पी रहे हैं बेल का जूस। तो भाई गर्मी बहुत पड़ रही है ऋषिकेश में और अभी मैं जूस पी रहा हूँ। भाई देख सकते हैं मैं सामने केदारनाथ की तरफ जा रहा हूँ और ये नेशनल हाईवे है और यहाँ से सिर्फ केदारनाथ की दूरी 223 किलोमीटर बची है। और हमारे भाई दोनों हमारे साथ हैं और अभी बस का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ खड़े होके। जैसे ही बस आती है यहाँ से हम आगे का सफ़र भी दिखाते हैं, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमें पहाड़ों पर चलते चलते कम से कम 1 घंटा हो चुका है और अभी तक ना तो हमें कोई लिफ्ट मिली है
ना ही कोई बस आने का नाम ले रही है, और साथ ही साथ कुछ आज मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, काफ़ी धूप है। और आगे हम बढ़ते चले जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप देख सकते हैं मेरे चेहरे की हालत, बिल्कुल परेशान हो चुके हैं 1 घंटे से लगातार चलने के बाद। अक्सर लोग बोलते हैं ब्लॉगिंग बहुत आसान है, बट इसके पीछे का सच बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। भाई ये चैलेंज बहुत ही ज़्यादा टफ है, मुझसे तो नहीं हो रहा, मैं तो यहीं ड्रॉप कर रहा हूँ उसे। तो भाई हमने ले लिया अब जीप, क्योंकि मुझ पर तो नहीं चला गया और आगे। अब यहाँ से हम जा रहे हैं सीधे केदारनाथ की तरफ, जो कि यहाँ से है लगभग 230-220 किलोमीटर। भाई ये जीप पूरे रास्ते चलती हैं, लगभग ऋषिकेश से लेकर देवप्रयाग तक, देवप्रयाग से होते हुए श्रीनगर तक, और श्रीनगर से होते हुए रुद्रप्रयाग तक, फिर रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी, और फिर सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक। यहाँ तक लगभग 220 से 230 किलोमीटर हो जाता है, जो ऋषिकेश से गौरीकुंड तक का सड़क मार्ग है। वैसे तो यहाँ आने के लिए आप बस भी ले सकते हैं, लेकिन वो सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक चलती है, जिसका किराया 600 रुपये से लेकर 1000 रुपये, और समय 7 से 10 घंटे चलना पड़ता है। यहाँ पर आने के लिए आप टैक्सी या टेम्पो भी ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेंगी आप लोगों को, लगभग 6000 से 9000 रुपये वन वे के लेते हैं, और शायद पैकेज भी चलाते हो शायद। तो भाई एक ज़रूरी बात बतानी थी आप लोगों को, केदारनाथ का रास्ता वैसे तो बहुत सुंदर है, लेकिन मानसून में कभी कभी लैंडस्लाइड्स का भी खतरा हो सकता है, इसलिए मौसम देखकर ही यात्रा करें और हमेशा प्रशासन की सलाह लें। रास्ते में हमें ले जा रहे ड्राइवर भैया ने भी हमें कई जगह लैंडस्लाइड्स दिखाई, जो कि बहुत देखने में खतरनाक लग रही है। तो भाई हमारे ड्राइवर भैया भी हमें बता रहे थे कि सुबह के समय सफ़र करना ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि रात की बारिश के बाद दिन में सफाई हो जाती है। तो भाई से बात करते करते दोस्तों हम आ गए हैं देवप्रयाग तक, जहाँ से गौरीकुंड की दूरी लगभग 190 से 200 किलोमीटर बची है। यहाँ से यात्रा का करीब 7 से 9 घंटे अभी और लगेंगे हमें जाने के लिए, अगर ट्रैफिक नहीं मिले तो भाई अब हम आ गए हैं एक और बहुत ही खास जगह पर, जिसका नाम है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो कि है देवप्रयाग में। यह यूनिवर्सिटी हिमालय की गोद में बसी हुई है, जहाँ संस्कृत की शिक्षा दी जाती है, और वो भी बहुत ही शांत और आध्यात्मिक माहौल में। तो भाई यहाँ स्टूडेंट्स पूरे भारत से आते हैं और वेद मंत्र, संस्कृत और साहित्य जैसी चीज़ें सीखते हैं, और आप देख सकते हैं आसपास कितना शांत और पॉजिटिव माहौल है। सबसे कमाल की बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी के सामने ही गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। तो भाइयों आप लोग देख सकते हैं आज का दिन बहुत ही थका देने वाला रहा, और ये है मेरा होटल जो मैंने अभी अभी आकर लिया है गुप्तकाशी में। मेरा रूम का टूर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू मिलता है। अभी मैं घूम रहा हूँ भाई गुप्तकाशी के मार्केट में, और खाना भी पैक करा लिया है, तो चलते हैं अपने होटल के ओर। तो भाई हम ले आए थे खाना अपने रूम पर, और अभी बज रहे हैं रात के 8:30, और हम पहुंच चुके हैं गुप्तकाशी। यहाँ से गौरीकुंड की दूरी रह गई है सिर्फ 45 किलोमीटर, और उसके बाद है 22 किलोमीटर का ट्रैक। तो यहाँ तक पहुँचते हुए हमें हो गई थी रात, तो ड्राइवर भैया ने सजेस्ट करा कि यहीं रुक जाओ। तो बात करते हैं अब आगे की और अभी तक के सफ़र की। तो अभी तक का सफ़र तो बहुत थका देने वाला रहा, और साथ ही साथ मेरे सर दर्द भी हो रहा है, और बहुत ज़्यादा थक गया, और थकने के बाद तो दोबारा कैंपिंग करने की मेरे में हिम्मत ही नहीं बची। तो मैंने ले लिया ये रूम फाइनली, और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर चलेंगे, जो कि है गौरीकुंड, वहाँ से सीधे केदारनाथ की ओर। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो मिलते हैं कल इसी समय पर गौरीकुंड की तरफ। और इसी तरीके की अगर एक्साइटिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल पर दिए हुए लाल बटन को दबाएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं भाइयों अगले ब्लॉग की तरफ। रूम से सामने आप लोग जो देख पा रहे हैं जहाँ लाइट चल रही है, वो है ऊखीमठ। ऊखीमठ के बारे में हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। तो भाई नहा धोकर अब हो गए हम तैयार, और ये है हमारा रूम, और ये मैंने बैग पैक कर लिए हैं, और अब हम निकलेंगे यहाँ से सीधे गौरीकुंड की ओर।
तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ थोड़ा ऊखी मठ के बारे में। तो भाई जो आप सामने वाला पहाड़ देख रहे हैं वो है ऊखी मठ। एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में। भाई ऊखी मठ को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है उत्तराखंड में, क्योंकि जब सर्दियों में केदारनाथ बंद हो जाता है तो भगवान केदार जी की पूजा यहीं होती है। भाई ये जो बस जा रही है, इस तरीके की बस सुबह से ऋषिकेश से चलती है ISBT की, या फिर आप इस तरीके की टैक्सी भी ले सकते हैं। तो भाई हम बात करते करते यूं ही पहुंच गए थे गौरीकुंड, और गौरीकुंड पहुंचते ही हमें मिली बाबा की डोली। भाई डोली देखकर मन इतना भावुक हो गया ना, मैं आपको बता नहीं सकता। तो दोस्तों आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है। हम गौरीकुंड में आ चुके हैं और गौरीकुंड से आज बाबा केदार की डोली केदारनाथ के लिए रवाना होने वाली है। हर साल सर्दियों में जब केदारनाथ के दरवाजे बंद होते हैं दोस्तों, तो बाबा की गद्दी डोली में बैठकर यहीं ऊखी मठ आ जाती है। और अब गर्मियां शुरू हो रही हैं तो बाबा वापस धाम लौट रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे भक्त इकट्ठा हो चुके हैं दोस्तों। चारों ओर बस जय बाबा केदार की गूंज सुनाई दे रही है और सबकी आंखों में श्रद्धा से भरी है। यहाँ पर ज्यादातर व्लॉगर्स बहुत सारे आए हुए हैं। भाई ये डोली आती है ऊखी मठ से गुप्तकाशी होते हुए, गुप्तकाशी से सोनप्रयाग होते हुए, और सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंची है, और फिर यहाँ से पैदल यात्रा शुरू होगी केदारनाथ की ओर। भाई जब मैं यहाँ गौरीकुंड पहुंचा था ना, तो मुझे तो लगा था कि शायद मैं डोली के दर्शन ही नहीं कर पाऊंगा, पर बाबा का ऐसा चमत्कार हुआ कि बाबा खुद ब खुद मेरे आंखों के सामने आ गए। भाई अभी अभी मुझे पता चला है कि गौरीकुंड में ही बाबा आज रात विश्राम करने वाले हैं, और यहाँ से कल फिर दोबारा पैदल यात्रा शुरू होगी केदारनाथ की ओर। भाई सच बता रहा हूँ, बाबा की डोली देखकर इतना ज़्यादा मन खुश हुआ है ना, इतना ज़्यादा भावुक हो गया हूँ ना, कि मेरे पास शब्द ही नहीं बचे हैं कुछ बोलने के लिए। भाई सबका मानना ये है कि बाबा केदार की डोली यात्रा कोई आज की परंपरा नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। कहते हैं कि आदि शंकराचार्य के समय से है। जब हिमपात के कारण केदारनाथ धाम बंद हो जाता था, तब बाबा खुद डोली में बैठकर ऊखी मठ जाते थे, और वहाँ पूरे शीतकाल में पूजा होती है। अक्षय तृतीया के दिन बाबा की डोली वापस केदारनाथ लौटती है, तब पूरे विधि विधान से भव्य यात्रा निकलती है। भाई आप सबके चेहरे देखो, बाबा की डोली यात्रा में शामिल होने के बाद कितने खुश हैं सब। तो दोस्तों यहाँ लग चुकी थी लंबी लाइन बाबा के दर्शन के लिए, और यहाँ पास ही में कुछ भाई मिलकर जयकारा लगा रहे हैं बाबा की आने की खुशी में। तो भाई भीड़ हो चुकी है थोड़ी कम, तो अब हम भी लाइन में लगते हैं और दर्शन करते हैं बाबा के। फिर चलते हैं आगे बाहर की तरफ, जहाँ हमारे दोस्त मिलने वाले हैं। भाई आप देख सकते हैं हम आ गए हैं गौरीकुंड, और गौरीकुंड में हम इस समय इसलिए हैं क्योंकि सुबह यहाँ से डोली निकलने वाली है बाबा की, जो जाएगी सिर्फ सीधे केदार धाम की ओर। और हमारे दो भाई जो बिछड़ चुके थे वो हमारे साथ आ चुके हैं वापस। तो पाठक जी व्लॉग्स कैसा लग रहा है इतना लेट होकर? भाई 2 दिन हम लोग भाई से दूर रहे, ऋषिकेश में हम लोग अलग हो गए थे। सोचा तो ये था कि श्रीनगर के आसपास मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग मिल रहे हैं सीधे गौरीकुंड में। नवदीप भाई चढ़ाई चढ़कर कैसा लग रहा है आपको? वैसे तो हिम्मत के साथ में मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, और मैं तो सोच रहा था कि बैग को उठा के अलकनंदा नदी में फेंक दूँ लेकिन इसे हमारे खाने पीने का सामान है और जिंदगी भी है, साथ में दाल चावल साथ में लेके आए हैं। भैया बता दिया क्या कि सामान हम क्यों लेकर के आ रहे हैं खाने पीने का? हाँ, नयन भैया आपको बताएंगे कि ये जो खाने पीने का हम लोग सामान लेकर के आ रहे हैं, ये कहाँ से लेकर के आ रहे हैं और क्यों लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि खाने पीने का सामान तो वहाँ भी मिलता है, लेकिन हम लोग क्यों लेकर के जा रहे हैं साथ में, ये आपको ऊपर जाके बताएंगे दर्शन करते समय, ठीक है? तो यहाँ पे देखो भाई गौरीकुंड पे हो रही हैं पालकियाँ तैयार। ये ऊपर जो लेकर के जाते हैं ना भाई लोग, ये इस तरीके से यहाँ पर तैयार होती हैं। और गौरीकुंड का जो कुंड है वो वहाँ पे गर्म पानी है, वो भैया ने आपको दिखाई दिया होगा। कल हमारी पालकी उठेगी, और ये हमारे भैया बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। भैया एक बार बताना कैसे पैसे वैसे लेते हो आप? आपको लागेगा भाई साहब, वजन का हिसाब से लगता है ना। मान लो किसी का वजन 50 kg है तो आप कितना पैसा लोगे? 50 किलो है आपका, मान लो ना। हाँ आपका लगेगा वन साइड का 9,000 10,000 ऐसे। अच्छा, तो बार्गेनिंग हो जाती है कुछ कम बम जैसे करने के बोले तो हो जाएंगे कुछ कम? हाँ जी, कम वगैरह थोड़ा बहुत हो जाएगा, 1-2,500 में हो जाएगा, 1-2 हज़ार में। अच्छा अच्छा। और आपको 8,000 9,000 तो ऐसे पड़ेगा ही पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि अच्छा। अब 22 किलोमीटर चलना है पैदल। बिल्कुल नहीं, आप पीठ में ही पड़ जाओगे।
और देखो इसको ऐसे हम फॉर्म डाल देते हैं, बढ़िया बना देते हैं। इसमें कम्बल कम्बल भी आएगा। अच्छा, कंफर्टेबल बना देते हो, मतलब परेशानी ना हो। कोई परेशानी नहीं है रास्ता में। बिल्कुल, इसका भी बिल्कुल। कवर भी आएगा, बारिश में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, वाटर प्रूफ बनाते हो इसको है पूरा? सही है भाई साहब। हाँ। क्या बात है भैया। तो ये हमारे पालकी वगैरह तैयार हो रही है इस तरीके से। और ये चीज़ कोई नहीं बताएगा भाई, आपको बहुत कम वीडियो दिखाते हैं लोग बनाते हुए की। तो बहुत डार्क साइड बोलते हैं जिसको, पीछे की साइड से मैं आपको ये सब चीज़ें दिखा रहा हूँ जो कि कोई यूट्यूबर नहीं दिखाता। हमारे एक भाई ये भी पालकी बना रहे हैं, भैया क्या कहोगे? क्या बार बार पालकी बनाने नहीं देता। भाई साहब ये तो खतरनाक निकले, इन भाई साहब से बात करना महंगा पड़ गया। डालूंगा इस वीडियो को, भेज डाल देना। पालकी बनाने नहीं दे रहा। नयन भैया क्या कहोगे इनके लिए? बहुत औसम था भाई, जो भी था अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड। मेरे को पता क्या लगा, मेरे को ये लगा ये बोलेंगे। तो गाइज मैं अभी 4 धाम की साइकिल यात्रा करके ही आया हूँ और मैं नहीं करा था 12 करा था। वो ही एक्सेप्ट करा था, पर चलो कुछ तो नया ट्राई करा इन्होंने। बढ़िया भाई। थोड़ी बहुत मस्ती मजाक करने के बाद हम शामिल हो गए हैं शाम की आरती में। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जैसे ही बाबा की आरती खत्म हुई, हर हर महादेव और बम बम भोले के नारे शुरू हो चुके थे। और साथ ही साथ आर्मी ऑफिसर्स जो बाबा की डोली के साथ चलते हैं, उन्होंने भी म्यूजिक शुरू कर दिया था। महादेव भोले 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 महादेव महादेव भोले। भाई जैसे ही नारे रुके वैसे ही आर्मी ऑफिसर्स ने अपना म्यूजिक चालू कर दिया और सब उस म्यूजिक की धुन पर नाचने लगे। उस समय हर पल में इतनी एनर्जी लग रही थी ना भाई कि दिन ही बन गया। भाई वीडियो भी काफी लंबी हो चुकी है और रात भी काफी हो गई, तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अब हम जाते हैं सोने के लिए। हमने पास ही में गौरी कुंड पर टेंट लगा रखा है। ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे कल सुबह से। तब तक के लिए दोस्तों हर हर महादेव। आपको मिलते हैं हम कल सुबह। यहाँ से चलेंगे हम सीधा केदारनाथ की ओर।